कोको कोला पूरी ही दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी है और कोई कंपनी इतने बड़े मुकाम पर यूं ही नहीं पहुंच जाती। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा एग्जीक्यूशन और बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारी मेहनत लगती है। और कोको कोला का शुरुआत से एक ही फॉर्मूला रहा है कि वो जिस भी नई मार्केट में या जिस भी नई देश में एंट्री करता है वो या तो वहाँ के ब्रांड्स को बर्बाद कर देता है अपने प्राइसेस को लो करके और अपनी हैवी मार्केटिंग की वजह से, या फिर वो उस ब्रांड्स को एक्वायर कर लेता है और फिर उसका प्रोडक्शन बंद कर देता है ताकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, वो हो कोको कोला का अपना ओरिजिनल फॉर्मूला कोक। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कोको कोला ने यही सेम चीज इंडिया में भी करने की कोशिश करी पर वो यहाँ फेल हो गया और कोको कोला को इंडिया के लिए अपनी स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने पड़े। और इसी कहानी को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि इस स्टोरी से आप अपने बिजनेस में कौन से लेसन इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपको भी फायदा हो सके। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब हमारा देश आज़ाद तो हो गया था पर अब ऐसा तो नहीं था ना कि हमने सारी तैयारियां पहले से ही करके रखी थी और सारे नियम और कानून पहले से ही बना के रखे थे। सारे नियम और कानूनों को बनने में काफ़ी समय लगा और वो धीरे धीरे बने और ना ही हमारे देश के पास कोई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी पहले से ही तैयार थी। तो हमारा देश एक फ्री मार्केट और ओपन मार्केट की तरह पूरी दुनिया वालों के लिए खुला पड़ा था। और इसी ग्लोबल मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दिखी एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम था कोको कोला। कोको कोला पहली बार 1950 में हमारे देश में आया और अपनी पूरी ताकत से हमारे देश के कोने कोने में अपनी पकड़ मजबूत करने में लग गया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे देश में एक स्वदेशी कल्चर डेवलप होने लग गया, यानी कि हमारे देश के लोग हमारे देश के बने हुए सामान को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए। और जो हमारे देश की सरकार थी उसकी भी जो नई नई नीतियाँ आ रही थी उनमें घरेलू व्यापार को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाने लग गया। और वैसे भी कोको कोला के साथ तो हमारी सरकार की कुछ पर्सनल दुश्मनी जैसी थी, क्योंकि उस समय पर जिन गाँव में पीने का साफ पानी तक अवेलेबल नहीं था कोको कोला ने खुद को वहां तक एक्सपेंड कर दिया था और उन गाँव में भी कोक अवेलेबल थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी। पर फिर आया वो समय जब हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974। अब जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने इसको फेरा के नाम से अपनी 11th-12th की किताबों में पढ़ा होगा। इस लॉ को लाने के पीछे सरकार का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि जो भी पैसा हमारे देश से बाहर के देशों में जाता है और बाहर के देश से हमारे देश में आता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट था सरकार उस पर भी अपनी पकड़ बनाना चाहती थी। और क्योंकि उस समय पर भारत के पास ना ही कोई इतनी बड़ी कंपनी थी जो पूरी ग्लोबली ऑपरेट करती थी और पूरी दुनिया में उसका बिजनेस फैला हुआ था, और ना ही भारत के पास इतने एम्प्लॉयज थे जो बाहर जाकर काम करते थे और इंडिया में अपनी पेमेंट को भेजते थे, तो बाहर से अंदर आने वाले पैसे का जो अमाउंट था वो काफी कम होता था। पर ग्लोबली काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो भारत में अपने बिजनेस को रन करती थी और काफी अच्छे तरीके से यहाँ स्टेब्लिश हो चुकी थी। तो भारत से बाहर जाने वाला जो पैसे का अमाउंट था वो काफी ज्यादा होता था। अगर आपको मैं 1973 और 74 का डाटा बताऊं तो उस साल हमने 2955 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट सिर्फ 2523 करोड़ रुपए का सामान किया। और जो उस साल का व्यापार घाटा था जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से निकलता है वो था 423 करोड़ रुपए। फेरा एक्ट 1974 के अंतर्गत सरकार ने ये बोला कि किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में अपना बिजनेस करना है तो उसे किसी इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और उसे उस कंपनी को 60% से ज्यादा हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और इसी कारण से बहुत सारी ग्लोबल कंपनी ने उस समय पर इंडिया को छोड़ दिया, जैसे कोको कोला ने, IBM ने और कोडैक ने। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि कोको कोला की सरकार के साथ पर्सनल दुश्मनी होने के कारण सरकार ने कोको कोला से ये तक कह दिया था कि अगर कोको कोला ने किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर भी ली और उसको 60% ओनरशिप दे भी दी तब भी कोको कोला को अपना वो सीक्रेट फार्मूला रिवील करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में अपना बिजनेस कर सकता है। और कोको कोला ने अपने सीक्रेट फार्मूले को रिवील नहीं किया और उसे 1977 में इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा। कोको कोला के इंडिया से चले जाने के बाद हमारी इंडियन मार्केट में कोला बेस्ड ड्रिंक के लिए एक गैप बन चुका था, क्योंकि कोको कोला ने उस ड्रिंक के लिए डिमांड तो जनरेट करवा ली थी पर अब कोई भी सप्लाई करने वाला नहीं था। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखा चौहान ब्रदर्स ने, जो कि पार्ले कंपनी के ओनर थे। पार्ले कंपनी ने जल्दी से मार्केट में एक नई कोला ड्रिंक लॉन्च कर दी जिसका नाम था थम्स अप। थम्स अप को लॉन्च करने के पीछे पार्ले कंपनी ने सबसे बढ़िया स्टेप जो लिया वो ये था कि उसने सीधा सीधा कोको कोला को कॉपी नहीं किया, बल्कि उसने खुद की मार्केट रिसर्च करी और खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस प्रोडक्ट को डेवलप किया शुरुआत से। क्योंकि जो कोको कोला था वो टेस्ट में थोड़ा मीठा सा था, पर जो इंडियंस थे उनको मीठे से ज़्यादा स्पाइसेस पसंद थे, यानी कि हम इंडियंस को मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद होता है इन कंपैरिजन टू मीठा खाना। और उन्होंने अपने थम्स अप को थोड़ा स्पाइसी बनाया और यही कारण है कि आज भी कोको कोला और पेप्सी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के मार्केट में होने के बावजूद भी थम्स अप ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं होने की वजह से
थम्स अप ब्रांड काफी जल्दी ग्रो हुआ और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। 1993 में पार्ले कंपनी के पास सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 60% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर था और थम्स अप ब्रांड का एरिएटेड बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक में 85% मार्केट शेयर था। पर अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। देखो यार, मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे केस स्टडी बनाने में ना थोड़ा बहुत मेहनत तो लगती है। जैसे अभी मैं रात के 1:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यार इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो और मेरे मोटिवेशन के लिए, या अगर आपको ऐसा कंटेंट फ्यूचर में दोबारा चाहिए उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और आई होप आपने ये अब तक तो कर ही लिया होगा। पर अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जिसका नाम था LPG 1991, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में कहूँ तो अब इंडिया में पूरी ही दुनिया की कोई भी कंपनी आके अपना बिजनेस कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और इसी के बाद 1993 में कोको कोला की हमारे देश में दोबारा से एंट्री हुई। कोको कोला की तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी कि वो जिस भी मार्केट में जाता था वो चाहता था कि वहाँ के सारे ब्रांड्स बर्बाद हो जाए और वहाँ के लोग बस एक ही कोल्ड ड्रिंक पिए, कोक को। और उसने इंडिया में आने के बाद भी यही किया। अब उसने ये सब कैसे किया, इससे पहले आपको समझना होगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है वो बिजनेस कैसे करती है। इसमें मेनली 5 प्लेयर्स होते हैं। पहला, सिरप और फॉर्मूला मैन्युफैक्चरर, जो कि उस सिरप को बनाती है जिससे सॉफ्ट ड्रिंक में फ्लेवर आता है। दूसरा, बॉटलर्स, ये कंपनी से सिरप को लेती है और उसको पानी में मिलाकर बोतल्स में पैक करती है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो इन पैक्ड बोतल्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिर आते हैं मर्चेंट, जिनको ये बोतल डिलीवर करी जाती है, यानी कि शॉपकीपर। और लास्ट में आते हैं कंज्यूमर, जो इस प्रोडक्ट को मर्चेंट से या शॉपकीपर से खरीद कर कंज्यूम करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बोटलर्स का। जिस कंपनी के पास जितने ज्यादा बोटलर, उस कंपनी का प्रोडक्शन उतना ज्यादा। अब अपनी केस स्टडी पर वापस लौटते हैं। कोको कोला का इंडिया में आने के बाद सबसे पहला काम था यहाँ के एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स को बर्बाद करना। और इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा था? थम्स अप। तो शुरुआत हुई थम्स अप से। वैसे तो पार्ले कंपनी के पास भी 62 बोटलिंग प्लांट्स थे, बट इन 62 बोटलिंग प्लांट्स में थे उसके खुद के सिर्फ 4 थे। बाकी 58 बोटलिंग प्लांट्स वो फ्रेंचाइजी बेस्ड चलाता था, यानी कि कोई और आदमी पार्ले कंपनी के लिए बोतल्स को पैक करता था। और इसी बात का फायदा उठाया कोको कोला ने। कोको कोला ने उन सारे 58 बोटलिंग प्लांट्स को ऑफर दिए और उनको ज्यादा मार्जिन्स दिए और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ताकि वो थम्स अप को छोड़कर कोक प्रोड्यूस करने लग जाए। और कोको कोला एक इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड ब्रांड था, तो उसके बाद बहुत सारा पैसा था। और थम्स अप भले ही इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड हो, पर उसके बाद पैसा बहुत कम था और वो कोको कोला से हेड टू हेड कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता था। और इसी कारण से पार्ले कंपनी ने थम्स अप ब्रांड को $60 मिलियन में कोको कोला को बेच दिया। अब कोक ने वही किया जो वो हर जगह करता है। उसने धीरे धीरे थम्स अप का प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया और थम्स अप के मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को भी कम करना शुरू कर दिया। अब इन सब के करने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये था कि जैसे जैसे मार्केट से थम्स अप की डिमांड गिरने लगेगी, वैसे वैसे कोक सोच रहा था कि उसकी कोक की डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। पर हुआ इसका उल्टा। थम्स अप की डिमांड तो धीरे धीरे मार्केट से डिक्रीज होने लग गई, पर कोक की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि डिमांड इंक्रीज हुई पेप्सी की, जो कि कोको कोला का सबसे बड़ा राइवल। और पूरी दुनिया में ये दोनों कंपनीज आपस में कम्पीट करते रहती है। तो कोको कोला को ये पता चल गया कि इंडियंस के टेस्ट के साथ खिलवाड़ करना उसकी कंपनी के लिए सही नहीं है। और इसी कारण से 1997 में कोको कोला ने थम्स अप को दोबारा लॉन्च किया और उसके प्रोडक्शन को और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया। और इसी वजह से आज 2022 में थम्स अप $1 बिलियन ब्रांड बन चुका है, जो कि हमारा देश का अपना खुद का होम ग्रोन ब्रांड है। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पर अगर आज भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोको कोला उतना एग्रेसिवली थम्स अप को प्रमोट नहीं करता जितना वो अपनी कोक को करता है। पर इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि इस केस स्टडी से वो कौन से लेसन है जो आप सीख सकते हैं और हो सकता है कि आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। पहला लेसन है नेवर आउटसोर्स योर मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस के जो बेसिक और मेजर पार्ट्स हैं उनका कंट्रोल आप अपने ही हाथ में रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कॉम्पिटिटर इसका फायदा उठा सकता है। जैसे पार्ले के केस में आपने देखा कि पार्ले के पास सिर्फ और सिर्फ 4 बोटलिंग प्लांट थे, बाकी सारे बोटलिंग प्लांट मर्चेंट के थे। तो पार्ले का उसके प्रोडक्शन पे पूरा कंट्रोल नहीं था, जिसका फायदा कोको कोला ने उठा लिया। तो
आप भी अपने बिजनेस में चीज़ों को आउटसोर्स तो कीजिए। इससे आपको अपना बिजनेस रन करने में काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप ग्रो कर पाएंगे। पर आउटसोर्स करने के चक्कर में अपने कोर बिजनेस को आउटसोर्स मत कीजिए और जो मेजर चीज़ें हैं उनका कंट्रोल अपने ही हाथ में रखिए, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने बिजनेस को आसानी से उस प्रॉब्लम से उबार सकें। और दूसरा लेसन है डिलीवर व्हाट कस्टमर वांट, नॉट व्हाट यू वांट टू डिलीवर। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो कस्टमर चाहता है, ना कि जो आप बेचना चाहते हैं। जैसे थम्स अप ने मार्केट को रिसर्च किया और मार्केट रिसर्च करके ये पता लगा कि जो कस्टमर है वो थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करता है, ना कि मीठा खाना, और इसी कारण से तो आज थम्स अप इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है। और अगर आप इंडिया में कोको कोला की मार्केटिंग जर्नी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटेल ने खुद को एक ब्रांड कैसे स्टेब्लिश किया तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इंटेल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।